सुप्रभात बच्चों। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी आप पढ़ रहे हैं और इसमें अब यहाँ तक आपको पेज 16 पे पढ़ा दिया था कि भूषण का एक मित्र है जो लड्डू उठा करके उनमें उनके मुंह में ठूंसने का प्रयास करता है, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी तैयार नहीं होते। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा, तो बब्बा पहले जाकर आप संध्या कर लीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। तो यहाँ तक ये आपका लेसन हो गया था। अब उसके बाद आइए तो जब बच्चा डांट देता अपने बाप को तो थोड़ा सा वो भी संकोच करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं आप सब लोग खाइए, कोई बात नहीं, मैं पूजा कर लूँगा और आप तब तक ऐसा नहीं, आप खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी, आप खाइए, मैं बाद में खा लेता हूँ। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं, तो वो जानबूझकर बैठे रहे मेहमानों के बीच में उनको खाना पीना, और फिर वो इस तरह के इसरार करेंगे, इस तरह के आग्रह करेंगे, तो उनको लगा कि उससे बेहतर है कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करूं इस चीज़ को, और उन्होंने अवॉइड किया क्योंकि मेहमान उस तरह के आग्रह करते जो उनको पसंद नहीं थे, जो जिनको वो उचित नहीं मानते थे, इम्प्रॉपर मानते थे। तो ऐसे आग्रह से बचने के लिए उन्होंने अपनी पूजा का जो समय था खींच के और भी लंबा कर दिया। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे उनके पूजा घर में जहाँ पूजा कर रहे थे, और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं, भाई पूजा निपटाओ फटाफट, मेहमान निकल जाएंगे सब, अच्छा तो नहीं लगेगा ऐसे। शाम की 15 मिनट की पूजा लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक में मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी तो यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। अब बेचारा कितना टाइम खींचता, 15 मिनट की पूजा होती थी रोज़, 25 मिनट की तो वो कर दी, और उसके बाद भी जब बाहर से मेहमानों की आवाज़ आ रही थी तो उन्होंने फिर क्या किया, उस दिन योगा करना शुरू कर दिया अंदर बैठे बैठे ही। बस ये है कि समय बिताना है। पद्मासन में ध्यान लगा कर बैठ गए। वे चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे। जैसे कि साधक लोग कहते हैं कि जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो हमें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई देना चाहिए, तो वो भी यही चाहते थे कि मुझे भी वो नीला बिंदु दिखाई देना चाहिए, यानी पूरी तरह से मैं ध्यान लगा लूँ। मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे, नीला बिंदु तो दिखाई नहीं दिया। फिर वही जहन में चढ़ गया उनका आदर्श किशनदा। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। अब उनके ध्यान में क्योंकि किशनदा चढ़ गए हैं तो उनको याद आया कि भाई किशनदा तो मर चुके हैं, चलो इनसे पूछ लेता हूँ कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे हैं कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। तो किशनदा उनको बता रहे हैं, भाऊ बेटा, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। समझ में आई बच्चों बात? यानी सब लोग उपेक्षा से ही मरते हैं, इग्नोर करने से ही मरते हैं। बुढ़ापे में जब कोई किसी पे ध्यान नहीं देता ना, जवान लोग, बच्चे जब ध्यान नहीं देते तो उस आदमी का मरण ही तो है वो। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। यानी ये बुढ़ापा ऐसी उम्र है जब आपका अपना ही खून आपका साथ देने से मना कर देता है, आपका केयर नहीं कर पाता और आप उस अनदेखी के कारण बीमार होते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता कि आप मर ही जाते हैं और पता नहीं क्यों मर जाते हैं। यानी जो हुआ होगा एक ऐसी अज्ञात बीमारी है जो मार देती है बुढ़ापे में आदमी को, और कारण भी पता नहीं चलता। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। तो जब आदमी का अंत समय आता है तो कोई साथ देने वाला नहीं होता, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ, अपना धर्म ही अपना है, धर्म के कार्य करो तो वही साथ देते हैं परलोक में जाने के बाद, बाकी इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। तो इस तरह की दुनिया निस्सार है, असार तत्व है इस दुनिया में। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देशी खड़ाऊं और हाथ में डंडा धारण किए इस किशनदा से अकेले के। अब आपको पता ही है ना, मैंने पहले भी लेसन में आया भी था, एक बार आपको एक्सप्लेन किया था कि उनकी कौन सी छवि उनके मन में बसी हुई है। तो यशोधर बाबू के मन में किशनदा की वो छवि बसी हुई थी जिसमें वो पाजामा कुर्ता पहनते थे, ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनते थे, सिर पर गोल विलायती टोपी पहनते थे
और पाँव में देशी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए। तो ये छवि उनके मन में बसी हुई थी। इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। तो किशनदा से वो अकेले में बात करना चाहते थे। तो किशनदा से वो अपेक्षा करते थे, उम्मीद करते थे कि वो मुझे अच्छी तरह कुछ और बातें बताएं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। तो ये उनका प्रतिदिन का नियम था कि शाम को 4 बजे वो यशोधर बाबू के घर आते थे रविवार को। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी। यशोधर बाबू क्या कहते थे कि चाय तो वो होती है जिसको फूंक मार के पीना पड़े, तो इतनी गर्म तो चाय होनी ही चाहिए। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे, कहते थे, और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे, और यदि उनका कोई डाउट होता था तो उस डाउट का समाधान भी वो अपने आदर्श किशनदा से ही कराते थे। यशोधर बाबू अपने किसी भी संदेह का निराकरण किशनदा से कराते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे, क्योंकि पहले जब भी कोई उनको संदेह होता था, कोई भी समस्या होती थी, उस संदेह और समस्या का निराकरण करने के लिए वो अपने आदर्श किशनदा से ही बात करते थे। तो आज क्योंकि किशनदा नहीं है और आज यशोधर बाबू बहुत सारी समस्याओं में अपने आप को घिरा पाते हैं, इसलिए यशोधर बाबू ख्यालों में ही सही लेकिन अपनी समस्या का समाधान, अपना मार्गदर्शन किशनदा से ही चाहते हैं। बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। आदर्श पुरुष किशनदा से वो ये समस्या का निराकरण चाहते हैं कि मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी बात मानते नहीं हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, तो उनके प्रति मेरा क्या रवैया होना चाहिए, मैं उनके साथ में कैसे व्यवहार करूं, वो मेरी सुनते ही नहीं हैं। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा सी मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। तो किशनदा कहते हैं, उसको जवाब देते हैं, और ये वही उनका पुराना ही जवाब है, इसलिए कहा अकेलेपन का खटराग, यानी अकेला रहना ही बेहतर है। ये सब माया मोह है, और आज जो तेरा ये बच्चा इतना उछल रहा है नौकरी के बल पर, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी अपने आप को अकेला महसूस करेगा और असहाय महसूस करेगा, उतना ही असहाय जितना कि तू आज अपने आप को कर रहा है। तो किशनदा यशोधर बाबू को ये समझाते हैं। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। तो यशोधर बाबू बात को और लंबा कर सकते थे, उनके साथ वार्ता करते, लेकिन तभी उनकी पत्नी आ जाती है और उनको धमकाती है। कोई तरीका है तुम्हारा ये, सारा इतना टाइम कभी पूजा में बैठे हो तुम जितना आज बैठ गए हो। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए, चले गए क्या गेस्ट? तो पत्नी ने कहा कुछ गए कुछ हैं, सारे नहीं गए, कुछ चले गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है यहाँ जो फिलहाल मौजूद हैं, कौन कौन हैं। तो आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, अपने परिचित ही हैं, अनजान कोई नहीं है, इस बात से जब वो आश्वस्त हो गए तो उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यानी कोई चेंज उन्होंने अपने आप में नहीं किया, कोई पैंट कोट या कोई सूट या टाई नहीं उन्होंने लगाई, बल्कि वो उसी लाल गमछे में, लाल कपड़ा लपेटा हुआ था जिसको पहन करके वो संध्या करने बैठे थे, उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली है। तो ये गमछा पहनने की जो आदत है ये भी उन्होंने किशनदा से ही सीखी, और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। और यशोधर बाबू के जो बच्चे हैं इस चीज़ से बड़ा नाराज़ होते हैं कि आगे गमछा पहन के, तो वो गमछे में ही पहुंच जाते हैं वहाँ पार्टी में। अब देखिए कितना सुंदर दृश्य है कि गमछे में ही, जिस आदमी के नाम की पार्टी चल रही है वो गमछे में घूम रहा है वहाँ। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, हाँ बेटी पार्टी ख़त्म, सब चले गए?
अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब तो गमछा पहने रख सकता हूँ। तो लड़की आग बबूला हो गई, झल्लाई, लोग चले गए। इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं, कोई तरीका है? बब्बा यू आर द लिमिट, हद कर दी आपने, सारी हदें पार कर दी, शर्म नहीं आती आपको पिताजी? तो वो कहता है बेटी हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, जो ठीक लगेगा वही, जो अच्छा लगेगा पहनने में उसी को तो पहनेंगे। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं, और एक तुम हो जीन्स पहन लेती हो, भाई हमें तो जीन्स अच्छी नहीं लगती, तुम उम्मीद करती हो कि पापा भी जीन्स पहन के आएंगे, तो मुझे तो वो ठीक नहीं लगता, जो ठीक लगता वो कर रहा हूँ। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी, बोले ये कौन भूले जा रहा है, अरे किसका सामान छूट गया यहाँ? थे वो गिफ्ट। तो भूषण बोला आपके लिए प्रेजेंट हैं, खोलिए ना, उपहार हैं आपके लिए। तो कहते हैं शर्मा कर, वही शर्मीली हंसी, वही अदा, कहते हैं इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट वर्जेंट, अरे भाई क्या बुढ़ापे में ये चौंचले चल रहे हैं, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तुम ही खोलो इसको, तुम ही इस्तेमाल करो। तो ये कह करके वो सारे पैकेट अपने बच्चों से ही कहते हैं कि तुम ही खोल लो, मुझे इनकी आवश्यकता ही नहीं है। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला इसे तो ले लीजिए। सबसे बड़ा पैकेट वो किसका लाया हुआ था? भूषण का ही लाया हुआ था। कह रहा है यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन, आप पहनो इसको। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हो बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हो जो बहुत ही बुरा लगता है। आप जब दूध लेने जाते हो सुबह को, हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए, तो फटा हुआ स्वेटर पहन लेते हो, बहुत ख़राब लगता है, इसलिए ऊनी ड्रेसिंग गाउन लाया हूँ आपके लिए, आप इसे पहन के जाया कीजिए। और बस उसका ये कहना था भूषण का, और ये बेचारे दुखी हो गए फिर से। बेटी पिताजी का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने, गाउन से पहले पजामा कुर्ता और उसके ऊपर ये गाउन पहनो। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा करी। पहले तो थोड़ा मना करते रहे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बात मान ली। गाउन का सैश कसते हुए उन्होंने कहा अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, ओके ओके ओके, ये होता है ड्रेसिंग गाउन, लो पहन लिया मैंने, उन्होंने कहा। और उनकी आंखों की कोर में ज़रा सी नमी चमक गई, थोड़े इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा ये कह रहा था कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा था कि दूध में ला दिया करूँगा, या इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशंदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। तो उनको ये बात महसूस हो रही थी। आंखों में आंसू आने का कारण ये था कि देखो मेरा बच्चा गाउन तो लेके आ गया, ये भी कह रहा कि बाबा जी आप इसको गाउन को पहन लिया करो, लेकिन इतनी शर्म लिहाज नहीं है जो ये कह दे कि बाबा आपकी उम्र दूध लाने की नहीं है, मैं दूध ला दिया करूँगा। यदि वो ये कहता तो बड़ी शांति मिलती यशोधर के मन को, लेकिन बच्चे ने ये नहीं कहा, बल्कि उल्टा ये कह दिया कि गाउन पहन के दूध लाया करो, हमारे परिवार का स्टेटस नज़र आना चाहिए लोगों को। इस बात से वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। या फिर जैसा गाउन ये था वैसा ही गाउन पहनते थे किशंदा, तो उनको लगता था कि शायद किशंदा उनके अंगों में उतर आए हैं, वो किशंदा जिनकी मौत जो हुआ होगा यानी अपनों की अनदेखी के कारण हुई थी। तो ठीक है बच्चों, लेसन पूरा हो गया। अगले पाठ में आपके प्रश्नोत्तर विवेचना भेजेंगे। धन्यवाद।